तो हेलो साथियों, मैं तरुण पाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे हिंदी में क्रिया एवं क्रिया के भेद, ठीक है। वहां हमने क्या देखा था कि क्रिया दो प्रकार की, मौलिक क्रिया एवं यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रिया तीन प्रकार की, हमने दो प्रकार की क्रियाओं को पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो थर्ड प्रकार की क्रिया को पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी क्रियाएं आती है, ठीक है। तो क्रिया क्या है हमारी? अन्य क्रियाएं। क्या? अन्य क्रियाएं। अब देखिएगा अन्य क्रियाएं होती कौन कौन सी हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो अन्य क्रियाओं में सबसे पहले आ जाती है, क्रिया के अन्य भेद में सबसे पहले आता है पूर्वकालिक क्रियाएं, ठीक है। पूर्वकालिक क्रियाएं हमें नाम से पता चला है, पूर्वकालिक यानी पहले की क्रियाएं, ठीक है। देखो जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, क्या बोले? जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया, इसकी पहचान के लिए बता देते हैं, यह क्रिया धातु में कर प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, ठीक है। यह क्रिया धातु में कर प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। जैसे यहां एक एग्जांपल लिखते हैं, सोहन नहाकर स्कूल जाता है। सोहन नहाकर स्कूल जाता है। अब देखो हमने सेंटेंस लिखा कि सोहन नहाकर स्कूल जाता है, ठीक। अब देखो सोहन नहाकर स्कूल जाता है यानी कि एक क्रिया इसमें यह है नहाना, और एक क्रिया जाना, यानी कि दो प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर डेफिनेशन के अनुसार देखें तो एक तो कर प्रत्यय लगाकर जोड़ी जाती है क्रिया, ठीक है, यानी कि धातु में कर प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, तो नहाकर बना दिया कर प्रत्यय लगाकर। और उसने कहा जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, इस क्रिया नहाकर एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, यानी कि पहले नहाया होगा, पहली क्रिया क्या की? नहाने की, तभी तो बाद में जाने वाली क्रिया की। तो जो पहली वाली क्रिया होती है वही क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। वही क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो बता देंगे और नहीं जानते तो आप फंस जाएंगे वहां, ठीक है। तो ये क्या हो गई? हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई, क्या? नहाकर, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, क्या? जया खाना खाकर सो गई। क्या बोले मैं? जया खाना खाकर सो गई। अब देखो जया खाना यानी कि भोजन, खाकर नंबर 1 क्रिया और सोना नंबर 2 क्रिया, ठीक है। अब देखो खाना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है, और सोना भी क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। अगर हम डेफिनेशन के अनुसार देखें तो खा एक प्रकार की क्या है? धातु है। खा एक प्रकार की धातु है, कर प्रत्यय जोड़ा तो खाकर एक क्रिया को बनाया, ठीक है। ये पहली क्रिया हो गई। और डेफिनेशन में साफ शब्दों में कहा है, क्या? कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, कर्ता जया ये करता है, कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, ठीक है, दूसरी क्रिया करता है, सोने की दूसरी क्रिया की, तब पहली वाली क्रिया, तब पहले नंबर की क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूर्वकालिक क्रिया समझ आई होगी। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आइएगा अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है हमारा क्या? क्रिया के भेद में आता है संयुक्त क्रिया। क्या आता है? संयुक्त क्रिया। अब देखो संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया है दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर एक नया अर्थ देती है। क्या? क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है और एक नया अर्थ देती है, ठीक है। उसे संयुक्त या यौगिक क्रिया कहते हैं। और जब वो क्रिया बनती है उसे या तो संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये संयुक्त क्रियाएं 11 प्रकार की होती हैं। देखो ये संयुक्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 11 प्रकार की होती है, और हम 11 की 11 क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, हम 11 की 11 क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। इनको बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, वरना इन क्रियाओं को 11 की 11 क्रियाओं को कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आता है। अब जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्रियाओं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है सकर्मक है कर्मक, लेकिन अब क्या है, डीपली पूछ रहा है। अब एग्जामिनर डीपली पूछ रहा है जाके, ठीक है। तो देखो इन्हीं क्रियाओं में देखिएगा, फर्स्ट है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। क्या? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? ऐसी क्रियाएं जहां कार्य के ऐसी क्रियाएं जहां कार्य के निश्चित होने का बोध हो। अब क्या हो कि कार्य निश्चित पूर्ण हो गया हो, कार्य का ऐसे निश्चित होने का बोध हो कि कोई भी काम है वो पूर्ण हो गया हो, वहां क्या होता है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होती है वहां, ठीक है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल मैंने पहले से नोट करके रखा है। क्या एग्जाम्पल है? बालक दौड़ते दौड़ते गिर गया। क्या? बालक दौड़ते दौड़ते गिर गया। अब देखो दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातुओं से बनकर एक नया अर्थ देती है। अब देखो दो या दो से अधिक कितनी अधिक क्रियाएं हैं? दौड़ना, फिर से दौड़ना, फिर गिरना, फिर गया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 यानी कितनी क्रियाएं हैं? कम से कम 3 से 4 क्रियाएं हो रही हैं, कम से कम 3 से 4 क्रियाएं हो रही हैं। तो हमें पता है यहाँ संयुक्त क्रिया है, ठीक है। क्या है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त मतलब किसी को भी जोड़ना, ऐड करना किसी भी चीज को, तो यहां जाहिर सी बात है कि संयुक्त क्रिया ही होगी ना। चलो, बालक दौड़ते दौड़ते गिर गया, ऐसी क्रिया जहां कार्य के निश्चित होने का बोध। अब यहां बालक दौड़ रहा था, लेकिन वो क्या है, दौड़ते दौड़ते गिर गया। ये तो नहीं कि अब वो धीरे धीरे गिर रहा है, अब वो धीरे धीरे गिर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। अब भाई दौड़ रहा था, गिर गया, बट जो भी काम होना था वो हो गया, यही तो बोलेंगे। तो यानी कि कार्य क्या हो गया, निश्चित हो गया है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है शक्ति बोधक। क्या आ जाता है नेक्स्ट? शक्ति बोधक, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया को अब हम देखें, ऐसी क्रियाएं जहां काम को करने की शक्ति हो, वो क्रियाएं जहां काम को करने की शक्ति हो, शक्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। धातु के बाद में, अब ये क्रिया क्या होती है, धातु के बाद में सकना, शक्ति, सकते ऐसे शब्द लगे होते हैं। किसके बाद? धातु के बाद। देखो मैं अब पढ़ सकता हूं, अब देखो पढ़ क्या है, धातु है। अब देखो लगा है ना, सकना, सकता, शक्ति, सकते, तो क्या शब्द लगा है? सकता। मैं अब पढ़ सकता हूं, यानी कि वो पहले नहीं पढ़ सकता था, लेकिन अब क्या है, उसमें पता नहीं ऐसे कहां से एनर्जी आ रही है, कहां से शक्ति आ रही है कि अब वो बंदा बोल रहा है कि मैं अब पढ़ सकता हूं। मैं पहले नहीं पढ़ सकता था, ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं अब पढ़ सकता हूं। तो हम यहां से सोच सकते हैं कि अगर वो ये बोल रहा है कि मैं अब पढ़ सकता हूं, तो यानी कि उसमें या तो पढ़ने की शक्ति कहीं ना कहीं से तो आई होगी, या तो उसने सीखा होगा उस काम को, ठीक है, कि उससे पहले नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब उसने सीखा, वो तभी तो हमसे बोल रहा है कि हाँ मैं अब पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो आपने देखा इस चीज को, हमने निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया को देखा, ठीक, हमने शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया को देखा, और हमें क्रियाएं कितनी पढ़नी है? 11 अन्य क्रियाएं पढ़नी है हमको, ठीक है। संयुक्त क्रिया को 11 भेद होते हैं और हमने 11 ही 11 को पढ़ना है। ये क्लास बहुत ज्यादा मोस्ट होने वाली है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहां हम फंसते हैं। हमने ये तो नहीं पढ़ा ना शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है, ठीक है, हमने संयुक्त क्रिया को पढ़ा था, लेकिन हमने इतना डीपली तो नहीं पढ़ा था यार कि निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है, या शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है, या आने वाली जो क्रियाएं होंगी वो क्या होती है। लेकिन अब हम सारे अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, चलो आइएगा, और अब हम देखते हैं क्या, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। नंबर 3 है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। देखो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है, देखिएगा इसमें होता है ऐसी क्रियाएं जहां कार्य समाप्त होने का बोध हो, ऐसी क्रियाएं जहां कार्य समाप्त होने का बोध हो, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान के लिए धातु के बाद चुका शब्द लगा होता है। इससे पहले धातु लगी होगी और धातु के बाद चुका शब्द लगा होगा, तो वहां क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे
जैसे देखिएगा, माँ अपने बच्चे को सुला, सुलाना क्या है, धातु है सुला, और चुकी है क्या है, इसमें शब्द लगा है, तो हम यहां से पहचान सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ, माँ अपने बच्चे को सुला चुकी है। निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, आपको चार ऑप्शन देगा, समाप्ति बोधक क्रिया या ऐसे कुछ भी, चार ऑप्शन रखेगा आपके सामने। अगर आपने पढ़ा है कि भाई ठीक है, धातु के बाद में चूंकि शब्द लगा होता है तो वहां क्या होता है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होता है। जैसे हमें साफ साफ दिख रहा है, माँ अपने बच्चे को सुला चुकी है, यानी कि माँ ने अपने बच्चे को सुला दिया है, सुला चुकी है माँ अपने बच्चे को, यानी कि कार्य समाप्ति की ओर है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया इसलिए है। ठीक है, तो आपने इस चीज को देखा। नेक्स्ट आता है हमारा नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। क्या, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखो, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया क्या है, ऐसी क्रियाएं जहां किसी कार्य के, ऐसी क्रियाएं जहां किसी कार्य के होने की नित्यता का बोध हो, ऐसी क्रियाएं जहां किसी कार्य के होने की नित्यता का बोध हो, यानी कि वो कार्य निरंतर चल रहा हो, नित्यता रूप से निरंतर चल रहा हो, तो वहां नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अर्थात ऐसा कार्य है जो पहले भी होता रहा है और आगे भी इसी प्रकार होगा, ऐसा कार्य है जो पहले भी होता रहा है और आगे भी इसी प्रकार होगा। जैसे कहने लगे राम ने रावण को मारा, पहले यह बात सत्यता है इस बात में कि राम ने रावण को मारा, और आज भी ऐसे रावण हैं तो उनके लिए राम जरूर पैदा होते हैं, तो यह कार्य हमेशा चलता रहने वाला है। ठीक है, जैसे यहां सेंटेंस लिखा है सूर्य पूरब दिशा में उगा करता है, अगर मैं यहां लिखूं सूर्य पूरब दिशा में उगता है, तो यह बात आज भी सच है, सूर्य पूरब दिशा में उगा करता है या करता था, यह बात पहले भी सच थी, और सूर्य पूरब दिशा में उगा करेगा तो ये आगे भी सच है, यानी कि उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होने वाली है। जैसे तुम हर रोज मुझसे मिलने आया करना, तुम हर रोज मुझसे मिलने आया करना, यहां क्या है कि भाई तुम जो है ना मुझसे रोज मिलने आया करो, तो और नेक्स्ट तुम मुझसे रोज फोन पर बातें किया करो, यानी कि ये काम निरंतर नित्यता होने वाला है। फोन पे बात, ये नहीं कि आज बात हो गई तो अब होगी नहीं जीवन में, ठीक है, क्योंकि बात तो होगी, बिना बात किए तो भाई वो बंदा रह नहीं सकता है, वो बंदी रहेगी नहीं। ठीक है, तो बात तो आज भी होगी। तुम हर रोज मुझसे मिलना आया करना भी तो है नहीं कि वो आज मिलके कुछ बातें करेगी और कल को वो मिलने ही ना आए, तो ऐसे हो सकता है? दैट्स नॉट इम्पॉसिबल, है ना, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, वो रोज मिलने आएगी। ठीक है, और रोज क्या बातें होंगी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एक क्या कहा है कि किसी कवि ने क्या कहा है और बहुत ही सुंदर कहा है, जो भी कहा है कवि ने बहुत सुंदर कहा। और क्या कहा है, कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना, तुम साथ निभाओ चाहत से, कोई रस्म निभा कर क्या करना, तुम खपा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मनाकर क्या करना। अब ये कौन कह रहा है भाई, मिलने आया करो रोज, फोन पे बात किया करो रोज। ठीक है, तो आई होप आपको नित्यता बोधक समझ आया होगा, समाप्ति बोधक समझ आया होगा, आपने इस चीज को देखा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, तो आइएगा अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, क्या है, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। क्या, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। देखो, ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य की आवश्यकता का बोध हो, ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य की आवश्यकता का बोध हो, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया है पहचान के लिए, धातु के बाद चाहिए शब्द लगा होता है, धातु के बाद क्या शब्द लगा होता है, चाहिए शब्द लगा होता है। जैसे देखो एग्जांपल है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य की आवश्यकता बोध हो, और ये क्या है, आवश्यकता भी है,
ये क्या है, आवश्यकता भी है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सेवा, बिल्कुल माता पिता की सेवा हमें करनी और चाहिए ही होगी, यह हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है उसकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है ना। ठीक है, हम अपनी सेवा ना करें लेकिन उनकी सेवा अवश्य करें। नेक्स्ट है, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर भाई आपको सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत तो करनी ही होगी अगर सफलता पानी है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। और इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया क्या है, देखिएगा, ऐसी क्रिया जहां किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए। ऐसी क्रिया जहां किसी वस्तु की इच्छा की, जहां किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए, वहां क्या होता है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया वहां होती है। ठीक है, देखिएगा, धातु के बाद क्या लगा होता है, चाहत शब्द लगा होता है। धातु के बाद चाहत शब्द लगा होता है। ठीक है, जैसे मैं नौकरी पाना चाहता हूं। सभी स्टूडेंट हैं और जो पढ़ते हैं भाई सभी नौकरी पाना चाहते हैं, तो मैं नौकरी पाना, मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूं। देखो कितनी क्रिया हो गई, पाना, चाहना, हूं, कितनी क्रियाएं हैं, 3 क्रियाएं, तभी तो संयुक्त क्रिया है, तभी तो संयुक्त क्रिया है। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो जहां किसी भी चीज की इच्छा की प्राप्ति की बात हो, जैसे फिर एक शायरी आ गई, मैं आपको बताता हूं पढ़ के। दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है, दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। देखा है जब से तुम्हें ए मेरे सनम, क्या देखा है जब से तुम्हें ए मेरे सनम, सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करने को दिल चाहता है। ठीक है, यानी कि देखो चाहत शब्द कितनी बार आया। मतलब ये नहीं था कि मैंने आपको कोई एक शायरी वगैरह सुनाई, मतलब ये था कि उसमें चाहत शब्द कितनी बार आया है। ठीक है, तो जहां भी ये शब्द आएगा, जहां भी चाहत शब्द आएगा, वहां इच्छा बोधक होगा, क्योंकि वो किसी चीज की इच्छा है उसके दिल में जो वो जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया क्या है, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का आरंभ होना दिखाया जाए। ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का आरंभ होना दिखाया जाए, क्या होता है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे शीला आजकल पढ़ने लगी है, अब क्या उसने कार्य को करना आरंभ कर दिया है। जैसे मैं ही अपने आप को कहूं, मैं YouTube पर कंटिन्यू वीडियो डालने लगा हूं, तो यानी कि मैंने उस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया, कि कार्य को प्रारंभ करना शुरू कर दिया। पहले मैं कभी कभी डालता था लेकिन अब मैं कंटिन्यू डालने लगा हूं, तो वहां क्या है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने बताया शीला आजकल पढ़ने लगी है। नेक्स्ट, मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा है। मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा, वो पहले नहीं जाता था लेकिन अब जाने लगे। तो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। तो आप देखिएगा, इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो आइएगा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 8 नंबर। देखिएगा, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, जैसे देखिएगा, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाए। ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को करने, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाए, उसे अवकाश बोधक या अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। और अवकाश बोधक क्रिया का ही दूसरा नाम अनुमति बोधक क्रिया है। यह चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे क्या है, देखिएगा एग्जाम्पल, मोहन को घर जाने दो। अब ये क्या है, ये बताइएगा, आज्ञा है या छूट है? मोहन को घर जाने दो। नेक्स्ट, उसे अब बोलने दो। उसे अब बोलने दो, भाई उसको छूट दी जाए बोलने की, उसे घर जाने की छूट दी जाए। ठीक है, तुम दरवाजा बंद कर दो, यानी कि आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपको समझ आएगा। नंबर 9, परतंत्र बोधक क्रिया। देखो परतंत्र यानी कि स्वतंत्र नहीं है, चीजें स्वतंत्र नहीं है,
तभी तो परतंत्र हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता है, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक है, वहां परतंत्र बोधक संयुक्त क्रिया होती है। इनमें धातु के बाद पढ़ना शब्द लगा होता है। क्या? इनमें धातु के बाद पढ़ना शब्द लगा होता है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को कि इनमें धातु के बाद पढ़ना शब्द लगा होता है। ठीक है, जैसे मुझे हर रोज पैदल चलना पड़ता है, यानी कि मेरी इच्छा पैदल चलने की नहीं करती है, लेकिन वो मेरी मजबूरी है, मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। ठीक है, जहां मुझे पैदल चलना पड़ता है। मेरा पढ़ने को मन नहीं करता, या मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, यानी कि उस काम को करने का मेरा मन नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वहां क्या है? ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 10, एकार्थक संयुक्त क्रिया। एकार्थक संयुक्त क्रिया, और इसमें देखिएगा ऐसी क्रिया जहां दो क्रिया मिलकर, ऐसी क्रिया जहां दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करें, ऐसी क्रिया जहां दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करें, अथवा दो समान ध्वनि वाली क्रिया एक साथ आई हो, यानी कि दो क्रियाएं हो लेकिन उनकी ध्वनि समान हो, एक साथ आई हो, वहां एकार्थक संयुक्त क्रिया होती है। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, अंशिका बात बात पर रोने धोने लगती है। अंशिका बात बात पर रोने धोने लगती है। तो देखो, अंशिका बात बात पर, अब रोना धोना, यानी कि ये किसी भी एक काम को कर, भाई ठीक है, वो रोना धोना क्या है? यानी कि वो रो रही होगी। अंशिका बात बात पर रोने लगती है। अब देखो, मैं यहां से ये धोना शब्द छिपा लेता हूं, कभी भी क्या है? अंशिका बात बात पर रोने लगती है। क्या कोई भावार्थ बदला? क्या वाक्य का भावार्थ बदला? रहा तो वही ना। तो यानी कि क्या है? क्या है? यहां से हमें पता चलता है कि दो क्रियाएं मिलकर एक ही अर्थ अभी भी प्रदान कर रही है। रोना धोना दो क्रियाएं हैं, लेकिन अर्थ एक ही प्रदान कर रही है। ठीक है, देखो, रोना धोना लगना और है, ये वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इतनी सारी क्रियाएं हैं, लेकिन दो क्रियाएं मिलकर एक ही अर्थ दे रही है। ठीक है, मुझे खाना वाना पसंद नहीं है, तो खाना वाना आ गई ना, दो क्रियाएं, तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे खाना पसंद नहीं है। या मुझे दारू वारू पसंद नहीं है, तो दारू वारू यानी कि बारू को अगर मैं हाइड कर दूं तो मुझे दारू पसंद नहीं है, तो अभी भी तो चीजें सेम है ना, वाक्य का भावार्थ नहीं बदला है, जो वो कहना चाह रहे हैं बात अभी भी सत्य है। तो ठीक है, आपको एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 11, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखो, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए, ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे या, और देख लेते हैं, इस क्रिया के बाद क्या आता है? कर्ता करती करते, ऐसे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे नवल हॉकी खेला करता है, नवल हॉकी खेला, देखो खेलना एक प्रकार की क्रिया हो गई, करता है, तब यहां क्या हो गया? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, दीपक कहानी पढ़ा करता है, तो पढ़ना क्रिया हो गई, और करता है ये भी क्या है? क्रिया के बाद में ही ये भी दूसरी क्रिया है। ठीक है, क्रिया के अभ्यास का बोध करा रही है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है नंबर गे, यानी कि नंबर 3 क्रिया आ जाती है हमारी। क्या? नंबर 3 आ जाती है क्या क्रिया? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करे। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर क्या करे? उसका भाव स्पष्ट करे, क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है? ये कौन सी क्रिया है? ये नंबर 3 की क्रिया है। अन्य क्रियाओं में नंबर 3 कौन सी है? सहायक क्रिया। ठीक है, तो हमने सहायक क्रिया को देखा
जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट कराए या उसका भाव स्पष्ट हो, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं घर जाता हूं, तो देखो मुख्य क्रिया क्या है, जाना, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर, ठीक है, और हूं क्या है, सहायक क्रिया है। जैसे वे हंस, तो हंसना क्या है, मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है, और रहे थे क्या है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और नंबर 4 अन्य क्रियाओं में नंबर 4 या नंबर 6 देखते हैं, कालवाचक। क्या, कालवाचक। और कालवाचक में देखिएगा क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई, कि क्रिया किस समय हुई, इसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया कहते हैं। और इसे हम काल के नाम से पढ़ते हैं। तब आपको समझ आ गया होगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो टॉपिक होगा हमारा काल। कौन सा, काल। और काल हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप क्लास को स्किप ना करें, बहुत ही ज्यादा मस्त क्लास थी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में काल टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस। What they doing, keep on doing.